तो वक्त हो चुका है क्राइम तक में आप लोगों से जुड़ने का। हालांकि आज थोड़ा करीब 4 मिनट लेट हो गया, उसकी वजह से कुछ ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, कई सारी खबरें आती रहती हैं, अचानक कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। आज जैसे करुणानिधि की डेथ हो गई है तमिलनाडु में, तो उस पर अभी कुछ थोड़ी देर पहले वहाँ उनके जो समर्थक थे वो थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि वो अंतिम संस्कार के लिए जिस जगह की मांग कर रहे थे, शायद वहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट वो जगह अभी दे नहीं पा रही किसी लीगल उस वजह से। तो वो खबर आ गई और फिर बाकी खबरें इसी तरह की आती रहती, तो थोड़ा बहुत कभी लेट हो जाता है। पर उसके लिए आपसे चूँकि वादा है 9 बजे का, तो देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज जैसा कि मैंने बताया था आपसे बात होगी, एक अजीब सा अभी तक सस्पेंस बना हुआ पाकिस्तान में गवर्नमेंट को लेकर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माली हालत को लेकर। और टेररिज्म से तो वो पहले से ही जूझ रहा है। दूसरा कि किस तरीके की सेरेमनी होगी वहाँ पे इमरान खान की ओथ की, उसमें भी क्लियर हो गया कि माली हालत ख़राब है, इसलिए बहुत सारे वीवीआईपीज़ को नहीं बुलाया जाएगा, जो सार्क के हेड्स हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। इवन जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको भी कोई दावत नहीं दी गई। हाँ, उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया, जिसमें कपिल देव, गावस्कर और सिद्धू जैसे लोग शामिल हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ये भी अभी स्पोर्ट्स तक के मंच से भी कहा था कि पार्लियामेंट अटैक के बारे में आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें, क्योंकि उसका भी सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। तो आज की जो सारी खबरें थी, एक तो क्राइम में कोई ऐसी बड़ी चीज़ है, अगर हम बात करें देश की, तो ये मुजफ्फरपुर से जो कहानी है बालिका गिरह की, वो निकल कर कल देवरिया पहुंची थी। आज हरदोई से भी खबरें आ गई, उसी तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वो चैनल पे चल रहा है और वो हर जगह आप लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। मुजफ्फरपुर में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की बात थी, देवरिया में भी करीब 18, 20, 24 लड़कियां, और अब यहाँ पे 19 महिलाएं गायब थी। हालांकि अब प्रशासन वहाँ से ये सफाई दे रहा है कि ये इन महिलाओं के नाम गलत रजिस्टर्ड थे और ये कोई भागी नहीं है, गायब नहीं है। लेकिन जिस तरीके का हंगामा हुआ, उसका जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग शक की नज़र से भी देख रहे हैं कि इसमें लीपापोती हो सकती है। तो वो भी एक वजह है। तो पहले पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं। अभी तक के जो पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंट डे है वो 14 अगस्त है। आपको याद होगा कि जब बंटवारा हुआ तो 15 अगस्त हमारा होता है, 14 अगस्त पाकिस्तान का होता है। और 11 अगस्त को अभी तक डेट फिक्स किया गया था कि पाकिस्तान में इमरान खान नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अब 25 तारीख को चुनाव हुआ, 26 को नतीजा आया। हालांकि नतीजा आने में 2-3 दिन लगे, 27, 28 भी मान लीजिए, उस पर भी काफ़ी वक्त हो गया। करीब 15 दिन बाद वहाँ पे अभी तक सरकार नहीं बनी है। तो उसकी एक वजह पाकिस्तान का एक कानून है। पाकिस्तान में जो नई सरकार आती है वो कब शपथ लेगी, ये वो सरकार तय नहीं करती है, या उस पार्टी का नेता तय नहीं करता है, बल्कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो तय करती है कि अगली सरकार जो भी आएगी वो कब शपथ लेगी। तो फिलहाल पाकिस्तान में जो कि नवाज़ शरीफ को अयोग्य करार दिए जाने के बाद वहाँ पे एक दूसरे प्रधानमंत्री है, और उसके बाद कोई सरकार नहीं थी, बल्कि एक नेशनल गवर्नमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के गाइडेंस पे चल रही थी। तो अब उस सरकार को तय करना है कि अगली सरकार कब शपथ लेगी। और इसीलिए इमरान खान ने हालांकि 11 अगस्त का डेट दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि 14 अगस्त जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे है उस पर वो राष्ट्र के नाम संबोधित करें, कौम को खिताब करें, और इसलिए वो 3 दिन पहले शपथ लेना चाहते थे। लेकिन फिर वहाँ पे मेजोरिटी की भी बात आ गई, इमरान खान की कुछ सीटें कम थी। हालांकि अब दावा किया कि उनके पास 172 है, जबकि दूसरी तरफ इस बीच जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी और नवाज़ शरीफ की पार्टी, इन दोनों ने मिलके भी क्लेम कर लिया, और शहबाज शरीफ जो नवाज़ शरीफ के छोटे भाई हैं उनको पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कहा कि ये हमारे कैंडिडेट है। हालांकि उन दोनों को पार्टियों को भी मिला दें तो बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए वो हैं नहीं। तो एक तो ये आंकड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि शायद इमरान खान आसानी से बहुमत जुटा लेंगे। तो इमरान खान बहुमत जुटा लेंगे, लेकिन बात वही है कि बहुमत तो जुटा लेंगे, लेकिन सरकार चलाने के लिए पाकिस्तान में जैसे सबसे बेसिक चीज़ आ गई कि पाकिस्तान की माली हालत, इसीलिए सार्क के अध्यक्ष नहीं आएंगे। आपको ये भी बताऊं कि जब आप किसी सार्क अध्यक्ष को न्योता देते हैं तो सारा आप वो आपके गेस्ट होते हैं, सारा खर्चा आपके ऊपर होगा। और ये खर्चा पानी का हिसाब मुझसे बेहतर गौरव सावंत बता सकते हैं, क्योंकि गौरव सावंत काफ़ी हिसाब किताब रखते हैं सारे पड़ोसी मुल्कों पर और खर्चा पानी पर भी। बात हो रही थी गौरव कि एक तो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, 11 अगस्त 14 अगस्त उनका इंडिपेंडेंट डे है, बनेगा नहीं बने। फिर आज मीटिंग में बात हो रही थी कि मेजोरिटी के लिए उन्होंने भी क्लेम कर दिया, शहबाज शरीफ विपक्ष के कैंडिडेट हैं। न्योता आया नहीं, क्योंकि नेता के पीछे की कहानी है कि भैया जब अपने घर में खाना ही नहीं है तो फिर आप दूसरों को, पड़ोसी मेहमानों को क्या खिलाओगे, तो बुलाओ ही मत। तो कुल मिला के जो अलग अलग, पहली चीज़ ये थोड़ा क्लियर करें क्राइम तक के दर्शकों को कि पाकिस्तान में नई सरकार कब,
देरी क्यों, और किसके अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या इमरान खान ही है? अब लगभग तय है कि इमरान खान ही है। उन्हें औपचारिक तौर पर अब प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट कहा जा रहा है। अभी खैर उनकी पार्टी ही कह रही है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनको फ़ोन किया था, तब उन्हें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की बधाई दी थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है ही। आज विश्व के कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्त जाके उनसे मिलने भी लगे, और ये उच्चायुक्त और राजदूत पीएमएलएन से नहीं मिल रहे हैं, पीपीपी से नहीं मिल रहे हैं, तो ये साफ है इमरान खान ही होंगे अगले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। लेकिन 11 या 14, इसमें अभी विवाद है। स्वतंत्रता दिवस भारत मनाता है 15 अगस्त को, एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। 14 अगस्त में जो भी उनके आयोजन होंगे, अगुवाई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर करेंगे या इमरान खान करेंगे, इस पर अभी वहाँ ना भी दोनों तरह की खबरें आ रही है। अभी बहुत साफ खबर चीज़ और अभी ये नहीं आ रही पाकिस्तान है। में प्रधानमंत्री कोई अपना कार्यकाल तो पूरा करता नहीं जी, है, तो इमरान खान मौका चूकेंगे नहीं। बड़े मुश्किल से 14 अगस्त आ रहा है कि पहली बार कौम के नाम खिताब करें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सही बात है। और इमरान खान तो वैसे भी अपने आप को डेस्टिनीज चाइल्ड मानते हैं। वो कहते हैं मतलब जैसे रेहम खान या उनके और को जो करीबी रहे हैं, उनका ये मानना है कि पिछले 2 दशकों से इमरान खान मन में ये ठान के चल रहे थे कि प्रधानमंत्री का पद मेरे लिए ही बना है और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हालांकि उन्होंने मेहनत भी बहुत की इस सफ़र को पूरा करने के लिए। सेना ने उनकी मदद भी बहुत की है। अब वो बस उस दहलीज पर पहुंच गए हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो झंडा है वही उसको फहराएं और अपने देश के नाम संदेश दें, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि ये एक संदेश है जो भारत ही नहीं, चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस, मिडल ईस्ट, ये सब लोग बहुत ध्यान से, अफगानिस्तान, ये सब उनके संदेश को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान जो तालिबान, अलकायदा या लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की मदद से प्रधानमंत्री बने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। यहीं पे एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अभी हालत है वहाँ पे, इमरान खान को कांटों भरा ताज मिला है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते नहीं, पड़ोसी मुल्क में भी शायद किसी के, इवन अफगानिस्तान के साथ भी तालिबान की वजह से उसके अच्छे रिश्ते नहीं। हिंदुस्तान तो खैर शुरू से ही निशाने पर रहा है। बाकी जो बड़े आप देश की बात करें, इवन गल्फ़ के साथ भी उनसे वैसे ही रिश्ते रहते हैं। एक चीन के साथ है तो चीन की अपने शर्तें होती हैं, उसी के बलबूते पे वो रिश्ता बनाता है, तो वो रिश्ता नहीं कहेंगे हम उसको, खरीद फरोख्त कहेंगे। नहीं, तो वो तो कुल मिला के हाँ, एक वही मालिक और मालिक को नौकर हो के गया। क्या तो संबंध होते कुल हैं, ये मिलाकर चीन और मेरा पाकिस्तान सवाल के ये है कि संबंध है। पूरी दुनिया के साथ कायदे से देखें तो पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है, बिल्कुल अलग थलग है। ऐसे में पाकिस्तान का जो खर्चा पानी को लेकर हम लोग सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की माली हालत वो सुधरेगी? एक तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की माली हालत है क्या बेसिक, आप चूँकि इसके बारे में आपने कई सारी चीज़ों पे बात की है, उनकी आर्थिक हालत क्या है, किस कगार पे कहाँ खड़े हुए हैं? अब अगर हम अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंगाली की कगार पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर अब $12 बिलियन बचे हैं। ये पैसा अगले 2 महीने तक चलेगा। अगले 2 महीने में $12 बिलियन के बाद अगर पैसा नहीं मिला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान एक देश के रूप में डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान सरकार के चेक्स, शम्स, ये मतलब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान सरकार जो चेक इशू कर रही है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, बिल्डर्स को, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो चेक बाउंस कर रहे यहाँ पे हैं। एक चीज़ आम लेमैन के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, सरकार वो हो जाएगी, इसका मतलब क्या होता है? आम पाकिस्तानियों के लिए इसका क्या मतलब है? आम पाकिस्तानियों के लिए मतलब यह होगा कि पाकिस्तान को, किसी भी देश के पास कितनी विदेशी मुद्रा है, कितना सोना है, इन सब मुद्दों पर निर्भर करता है कि और देश उनके साथ कितना व्यापार करेंगे, उनको कितना लोन देंगे। अब दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है। हर चीज़ के लिए आप हर चीज़ अपने देश में तो बनाते नहीं हैं, ना ही सारा हर चीज़ की खपत अपने देश में होती है। आपका व्यापार वाणिज्य चलता रहता है और देशों से, और देशों से पैसा आ नहीं रहा है। पैसा आ रहा है तो केवल लोन के रूप में, ऋण के रूप में आ रहा है। अब उनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ये बहुत साफ दो टूक कह चुके हैं कि आईएमएफ से जो पैसा जाता है वो उसका एक बड़ा भाग अमेरिकी टैक्स डॉलर्स है, मतलब अमेरिकी जनता के टैक्स से दिया गया पैसा है।
अमेरिकी जनता का पैसा अगर पाकिस्तान को दिया जाएगा ताकि वो जो उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सके, तो अमेरिका नहीं चाहता कि वो सारा पैसा चीन को दे दिया जाए। चीन ने लगभग 62 बिलियन डॉलर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का करार किया है। उसमें सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पाइपलाइन बन रहा है, ग्वादर का इतना बड़ा पोर्ट बन रहा है। लेकिन चीन ने जो पैसा लगाया है ये दया नहीं है, ये ऋण है, और इस ऋण का सूद भी चुकाना है, असल भी मैं इसी चुकाना कर्ज है। की वजह से बात कर रहा हूँ। आपने कहा जैसे पूरा पाकिस्तान पे एक तो कर्ज की मार है, डिफॉल्टर है, अब उनके चेक भी बाउंस हो सकते हैं। होने लगे। एक तो अगर इतने कर्ज हैं तो एक कहीं मैंने बहुत पहले पढ़ा था मुझे, लेकिन इस बारे में नहीं सही हो सकता, मुझे सही कर दीजिएगा, कि जब इस तरीके से सरकार या मुल्क कर्ज लेती है तो उसका हर नागरिक कर्ज में दबा होता है। तो एक आपको कुछ आइडिया है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी के सर पे कितने का कर्ज होगा? चलिए ये आकलन मैं अभी पता करके अपने दर्शकों को जरूर कर्ज बता तो दूंगा। होगा। कर्ज तो हर नागरिक पर है, हर नागरिक पर। पाकिस्तान मतलब वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, यूर अप टू योर नेक इन डेट। तो पाकिस्तान लिटरली कर्ज के बोझ तले दबा हुआ एक देश है। चीन का कर्ज, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कर्ज, वो मध्य एशिया के देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों से पैसा मांगा हुआ है उन्होंने बहुत ज्यादा। और हर पैसे का अब वो जो असल चुकाएगा वो तो बाद में चुकाएगा, सूद चुकाने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ रहा है, सूद भी चुकाने लेकिन के लिए। हम लोग जो है कर्ज में नहीं, हम बल्कि कर्ज देते हैं बहुत सारे अरे मुल्कों को। मतलब एक छोटा सा उदाहरण, पाकिस्तान के पास कुल मिला के 12 बिलियन डॉलर है, भारत के पास 246 बिलियन डॉलर है। और भारत अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका, मालदीव्स, मंगोलिया, अफ्रीका के कई देश, इन सब को क्योंकि ये हमारे मित्र देश है, इनके विकास से हमारा विकास भी है, इनके साथ साझेदारी से हमारी प्रगति है। अफगानिस्तान में हम लोगों ने 2 बिलियन डॉलर्स पहले दिए और उससे वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, वहाँ अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ सलमा डैम एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री डैम कहा जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, एक बहुत बड़ा पोर्ट जो ईरान से चाबहार का पोर्ट है, उससे अफगानिस्तान का फायदा है। तो उससे अफगानिस्तान का फायदा है, ईरान का फायदा और भारत का फायदा है। हर जगह भारत ऋण भी दे रहा है, मदद भी कर रहा है, बहुत सॉफ्ट टर्म्स पे। बांग्लादेश को जो 3 बिलियन डॉलर्स का लोन है, बहुत ही सॉफ्ट टर्म्स पे वहां पर इन्वेस्टमेंट है और या उनको लोन दिया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ बस आतंक की वजह से आखिरी सवाल आपसे गौरव, ये कि ये जो कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान, पिछड़ा हुआ पाकिस्तान, अब एक नया कप्तान इमरान खान, आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए, संक्षेप में चाहूँगा, जिसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ बल्कि पाकिस्तानी भी सब कर्ज से उभरे और वो भी ठीक रहे और पड़ोसियों को भी ठीक रहने दें? शम्स, आप और मैं 1994 से एक समस्या को रिपोर्ट कर रहे हैं। हम दोनों का इतिहास रहा है, हम लोग क्राइम रिपोर्टर थे एक बहुत लंबे अरसे से, और जो ज़्यादातर बड़ी स्टोरीज थी वो पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद की वजह से जो टेरर अटैक्स हो रहे थे। तो वो ज़माना है और आज का ज़माना है, ये टेरर अटैक्स तो बढ़े हैं। 1993 में मुंबई में धमाका हुआ था, 257 लोग मारे गए थे, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठ गया। मुंबई 26/11 हो, पठानकोट हो, दिल्ली में कई आतंकी हमले हुए हों, मुंबई में अलग आतंकी हमले हों, यहाँ तक कि भारतीय दूतावास अफगानिस्तान काबुल में, हेरात में हमारे दूतावास पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन सब के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान अगर हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करे, सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करे, जो दाऊद को वापस भेजे, दाऊद वापस भेजे, एक्शन ले, कुछ तो करे, ठोस कार्रवाई करे, केवल शब्द नहीं, तभी चीजें बदलेंगी। तभी अगर भारत एक बार पाकिस्तान को, भारत के पास इस समय सरप्लस फंड्स हैं, हम पाकिस्तान को एनर्जी, पाकिस्तान में बिजली नहीं आ रही है, 16-16 घंटे के वहाँ लोड शेडिंग होती है, पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, उन्होंने अपने रिजर्वायर्स नहीं बनाया। देखिए ना, उनके चीफ जस्टिस चंदा मांग रहे हैं, चंदा मांग के डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, वो हमारा इलाका है। लेकिन अब ये देखिए, अगर पाकिस्तान आतंक ना फैलाए तो भारत तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर सकता है, उनको ऊर्जा भी दे सकता है, और अगर सॉफ्ट लोन, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं सॉफ्ट लोन दे, लेकिन आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद और मित्रता दोनों साथ नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, थैंक यू वेरी मच। तो गौरव से जानकारी मिली होगी, क्योंकि गौरव ही वो सही शख्स था जो आपको पाकिस्तान की हालत, माली हालत,
पाकिस्तान के विकास, पाकिस्तान के आने वाले वक्त में इमरान खान में क्या होगा, क्योंकि गौरव जो है हमारा वो लगातार इसी में लगा रहता है, इसी पे काम करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली। हालांकि इसमें थोड़ा सा क्राइम के साथ साथ पॉलिटिक्स भी था, लेकिन क्या करें, वो सरकार की बातें थी। एक मैंने आपसे फिर वादा किया था कि आपको पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले करीब 17 साल पुरानी कहानी है। पार्लियामेंट अटैक आप सब जानते होंगे, संसद पर हमला। कायदे से ये हिंदुस्तान की मतलब आतंक के बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारे लोग मरे। अगर आप लाशों की गिनती ना करें तो मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, क्योंकि ये लोकतंत्र की दहलीज पर हुआ हमला था। अगर आतंक, जो एक जमहूरियत डेमोक्रेसी की जो एक निशानी होती है, वो हमारा संसद भवन है, वो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, और अगर उस संसद भवन की दहलीज तक आतंक पहुंच जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दहलीज तक इसलिए कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी आए थे 5, वो संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल तक नहीं पहुंच पाए थे, या जहाँ पे लोकसभा की कार्रवाई चलती है, राज्यसभा की, वहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे। वो उन्होंने मेन गेट पार किया था और उसके बाद वो अंदर गए थे। ये तो रही संसद भवन। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब हम लोग टीवी में बिल्कुल नए नए थे। आज तक मुझे याद है कि 31 दिसंबर सन 2000 को फुल फ्लैश 24 घंटे का चैनल बना था। उससे पहले ये आधे घंटे का चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन पे आता था रात 10 बजे। तब एसपी सिंह एक बहुत बड़े नाम और चेहरे हुआ करते थे, और वो इसको लेकर आते थे, जिनका एक टैगलाइन हमेशा था कि ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। तो वो आधे घंटे का सफ़र दूरदर्शन से शुरू हुआ, वो 31 दिसंबर सन 2000 को 24 घंटे के चैनल में बदला था, और मैंने उससे जस्ट 6 दिन पहले 25 दिसंबर सन 2000 को आज तक ज्वाइन किया था। तो उसके बाद जब आज तक शुरू हुआ तो अचानक बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटने लगी थी। जैसे आज तक लॉन्च होने के ठीक 26वें दिन गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जो कच्छ आज भी याद है हम सबको। उसी दौरान उसके बाद इलाहाबाद में 150 साल का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा था, उसमें बहुत सारी टीम लगी हुई थी। देन उसी वक्त थोड़े दिन के बाद नेपाल में राजशाही परिवार का पूरा मर्डर हो गया था, बहुत एक साथ फैमिली के कई लोग मार दिए गए थे, वो एक इंसिडेंट था। फूलन देवी का मर्डर हो गया था उसी दौरान। देन यूएस में 9/11 हो गया था। तो अगले, आज तक लॉन्च होती है, अगले 1-2 साल इतनी खबरें थी कि मतलब, हालांकि वो सारी बुरी खबरें थी, लेकिन एक न्यूज़ चैनल के लिए जिस तरह की खबरें होती हैं वो सारी खबरें थी, तो सारे लोग बिजी थे। और इसी दौरान पार्लियामेंट अटैक हुआ। पार्लियामेंट अटैक की कहानी सिर्फ ये थी कि हम लोगों की हमेशा सुबह 9 बजे मीटिंग होती है एडिटोरियल, और उसके बाद डिसाइड होता है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, मेरे पास पहला, मुझे आज भी याद है, कॉल आया। उस वक्त मोबाइल का कॉल इन और आउट गोइंग बड़ा महंगा हुआ करता था। तो मेरे पास मेरे एक दिल्ली पुलिस के सोर्स का फ़ोन आया, और उसने जो पहली लाइन कही, उसने कहा कि पार्लियामेंट में गोली चल गई है। तो मेरा रिएक्शन ये था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गोली चली गई। एक पार्लियामेंट से लगता हुआ थाना है पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो जब उस पुलिस वाले ने, जो मेरे सोर्स ने कहा कि पार्लियामेंट में गोली चली है, तो मैंने ख्याल, मतलब ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पार्लियामेंट के अंदर गोली चली है। तो मुझे लगा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जुरिडिक्शन में कहीं गोली चली। तो मैंने उससे पूछा पार्लियामेंट में कहाँ पे चली है, तो उसने कहा अरे पार्लियामेंट में चली है सर। तब भी मैं नहीं समझा। खैर उसका फ़ोन रखा, तब तक ऑफिस से फ़ोन आया कि पार्लियामेंट के अंदर गोली चलने की खबर है, पता करो। तब मेरा माथा ठनका। फिर मैंने कहा अभी उसने तो बताया। तब मैंने कहा ये खबर कंफर्म है। तो उन्होंने कहा अभी मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कंफर्म करो। मैंने कहा मेरे सोर्स ने अभी यही बताया, बट मैं कंफ्यूज था कि वो बाहर चली है। तब तक कुछ मैसेज आ चुके थे। उसके बाद मैं सीधे उस वक्त मैं मतलब घर पे ही था, और ये सुबह सुबह करीब 11 बजे के आसपास की बात है। जो पार्लियामेंट कवर करते हैं पॉलिटिकल रिपोर्टर जितने, वो सब पार्लियामेंट के अंदर थे। अब जैसे क्राइम रिपोर्टर को अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, वो तभी मिलता है जब आप क्राइम हो जाता है। तो इस खबर के आने के बाद मैं भागा और सीधे पार्लियामेंट पहुंचा। वहाँ तो पूरा तब तक कॉर्डन ऑफ था, चूँकि जो टेररिस्ट थे वो उस वक्त अंदर थे। उसमें कई थे, आफ्ताब था, और ये मतलब 5 जो थे और अंदर थे, और बाहर कॉर्डन ऑफ था पूरा, और लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला जा रहा था, और लगातार गोलियों की आवाज़ आ रही थी, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, और हम बाहर में लगातार वो आवाज़ सुन रहे थे। और पुलिस ने भी बाहर से मोर्चा संभाल रखा था, आर्मी वार्मी को बुला लिया गया था, कमांडोज भी थे। और उसके बाद हम सुबह से फिर वहाँ डटे रहे। करीब 3-4 घंटे तक ये सारी चीज़ें छिटपुट गोलियाँ चलती रहीं, ये होता रहा। तो उससे पहले क्या हुआ था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद जब ये होता रहा तो फिर हम लोग कई बार लाइव पे ऐसे थे, पीछे से धमाके की आवाज़ आती थी। करीब 2:30 से 3 बजे के दौरान एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर, जो मेरे बहुत पुराने, उनसे अच्छे संबंध थे, जो मेरे मतलब सोर्स भी थे,
और वो बाहर आते हैं और मैं उनसे फिर वही बताइए अंदर में सब कुछ अंदर का अपडेट दे दीजिए, कुछ अंदर की एक्सक्लूसिव जानकारी दे दीजिए। तब उन्होंने एक लाइन कही कि एक एम्बेसडर कार है जिसका नंबर दिया था उन्होंने, और उस एम्बेसडर कार में इतने RDX थे कि अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। तो मैंने कहा कि वो कार के अंदर कैसे? तो उन्होंने कहा उस कार के अंदर वायरिंग की गई थी छत से सीट के नीचे, और ये ताकि अगर रास्ते में कहीं पुलिस बैरिकेडिंग में चेकिंग होती है तो पकड़ा ना जाए। तो कार में वो पूरा RDX रखा हुआ था और उसकी सारी वायरिंग ऐसी थी छत वत के नीचे कि बस उसको उड़ाना था ट्रिगर करके। तो मैंने पूछा उड़ा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जब पार्लियामेंट के अंदर ये आतंकवादियों की गाड़ी घुसी थी तब एक जगह पर रोका गया था, तो जब इन्होंने ये घबरा गए, रोका नहीं, तो गाड़ी भगाया, तो इनकी गाड़ी जाकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो जहाँ पे कार पार्क होती है उससे जाके टकरा गई, उसके बाद दीवार से टकराई। तो उस गाड़ी के टकराने की वजह से उसकी वायरिंग टूट गई। तो उसके बाद उन्होंने तमाम कोशिश की रिमोट विमोट दबा के उड़ाने की कार को, लेकिन वो उड़ी नहीं क्योंकि वायरिंग टूट गई थी। अगर वो RDX से भरी कार एम्बेसडर वो अगर ब्लास्ट हो जाता तो आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। बाद में पता चला वो एम्बेसडर कार जो है, अभी हमारे एक मंत्री हैं और दिल्ली से ही सांसद हैं विजय गोयल, उन्होंने बहुत पहले बेची थी और करोल बाग में किसी को बेची थी, और करोल बाग से आतंकवादियों ने फिर बाद में किसी और से वो कार खरीद के और उस पर MP का स्टिकर लगाया था जो लोकसभा में जाने के लिए ज़रूरी होता है, वो भी उन्होंने कहीं से ख़रीदा था। और उसके बाद खैर वो गए धीरे धीरे करके। इसके बाद खैर एक एक आतंकवादी मारे गए, और मारने के बाद फिर उनका मोबाइल फ़ोन ट्रेस हुआ। जिस मोबाइल फ़ोन के बाद जो पहला नंबर मिला था वो प्रोफेसर जिलानी का था, जो नॉर्थ कैंपस में रहते हैं और जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, उसमें वो लेक्चरर हुआ करते थे। तो स्पेशल सेल की टीम थी, जो राजवीर सिंह ACP अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी मर्डर हो चुका, वो उस नंबर को ट्रेस करते हुए वहाँ तक पहुँचे तो पता चला कि जिलानी कश्मीर के लिए निकल गए। उस वक्त रमज़ान का महीना था और ईद आने वाला था। तो फिर खैर पुलिस की टीम कश्मीर तक पहुँचती है और वहाँ से जाके वो बस स्टॉप पे वहाँ पे एक मंडी था, वहाँ से ये स्पेशल सेल की टीम गिरफ्तार करके ले आती गिलानी को। फिर गिलानी से पूछताछ होती थी तो और नाम खुलासा होता, फिर एक शौकत का नाम आता है, फिर एक खानम का नाम आता है जो शौकत की वाइफ थी, देन अफजल गुरु का नाम आता है। उसका धीरे धीरे इन सबको पता करके और गिरफ्तार कर लिया जाता, गिरफ्तार करके सबको दिल्ली लाया जाता। 5 लोग इसमें गिरफ्तार होते थे। फिर पता चलता है कि ये सारे जो लोग थे, ये इनका इरादा जो पार्लियामेंट में ये था कि घुस के लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, और जो बड़े नेता हैं, लीडर हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हों, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, इन लोगों को बंधक बनाया जाए और इनको बंधक बना के मांगे मानी जाए, जैसे कि कांधार हाईजैकिंग के दौरान हुआ था। बट इत्तेफाक से जब ये गए तो 0 आवर चल रहा था, तो उसमें कोई बड़े नेता उस वक्त अंदर में नहीं थे, जो थे भी वो चैम्बर में थे और कार्रवाई उस वक्त वैसे ही चल रही थी। तो हुआ क्या था कि ये लोग जब जा रहे थे तो इन्होंने कॉल किया था गिलानी को। पहले इन्होंने अफजल गुरु को किया, अफजल गुरु का कॉल मिल नहीं रहा था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने गिलानी को किया, तो गिलानी से ये पूछने के लिए कि लोकसभा की कार्रवाई में कौन कौन नेता बैठे हुए हैं। तो गिलानी के घर में लाइट नहीं थी, टीवी वो देख नहीं सकते थे। तो गिलानी ने यह कहा कि लाइट नहीं है, हमें पता नहीं है। अफजल गुरु को फ़ोन मिला रहा था, अफजल गुरु ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद ये किसी तरह से सीधे उन्होंने कहा जो हटाओ जो भी होगा, ये पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और सारे आतंकवादी। उसके बाद खैर वो वहाँ की CISF की हमारी बहादुरी जो जवान थे उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया और उन सबको उठा के करीब शाम तक आखिरी जो मारा गया था वो मारा गया। इसके बाद साजिश की कहानी आई, तो साजिश में पता चला कि इसमें मेन मोहरा जो था अफजल गुरु आपको याद होगा, जिसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी हुई और हिंदुस्तान में आखिरी फांसी अफजल गुरु के बाद याकूब मेमन की थी। तो अफजल गुरु को फांसी हो चुकी है। तो अफजल गुरु का काम ये था, और ये पूरा लश्कर और जैश ने मिलकर ये प्लान किया था कि ये जो 5 आतंकवादी आए थे सरहद पार से, इनको दिल्ली में शेल्टर देना। इनको दिल्ली में रखा गया था और अफजल गुरु ने क्या किया था कि इनको शौकत और वो है उनके घर पे ठहरवाया था और ये बताया था कि ये मेरे दोस्त हैं, कश्मीर से आए हैं और ये इसके बाद दुबई जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो कुछ दिन रहेंगे। उससे एक रात पहले पुरानी दिल्ली में ये लोग रात को आए थे, वहाँ करीम होटल एक बहुत फेमस, वहाँ खाना भी खाया था और फिर उससे पहले रैकी की थी पार्लियामेंट हाउस की। और फिर उसके बाद अगले दिन ये पार्लियामेंट के अंदर गए थे और इत्तेफाक से हमारे जो CISF के जवान थे उन्होंने इनके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया कि अंदर जाकर कुछ गड़बड़ कर सकें। हालांकि उसमें फिर भी 7 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए, लेकिन किसी नेता पर कोई आँच नहीं आने दिया।
जब पूरी इंक्वायरी हुई तो फिर इन्वेस्टिगेशन किया, स्पेशल सेल की टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल। उस वक्त अशोक चांद डीसीपी हुआ करते थे, राजवीर एसीपी हुआ करते थे, और इनकी पूरी टीम थी जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इन सबको पकड़ा था। तो पता चला कि किस तरीके से अफजल गुरु का ब्रेन वॉश किया गया था और अफजल गुरु को यहाँ भेजा गया था इन लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने कि तुम इनके गाड़ी के लिए, विस्फोटक के लिए, ठहरने के लिए और पार्लियामेंट का रास्ता दिखाने, नक्शा बताने, उसके लिए तुम मदद करोगे। तो वो सारा काम किया था जिसमें अफजल गुरु को फांसी हुई थी। गिलानी को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। हालांकि लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था सबूतों के अभाव में। और इस पूरे मामले में मैं भी एक विटनेस था कोर्ट में। उसकी वजह ये थी कि मैंने अफजल गुरु का इंटरव्यू किया था 2001 में, और उसमें एक जगह अफजल गुरु से मैंने पूछा था कि इस पूरे मामले में और कौन कौन इन्वॉल्व था और इसमें प्रोफेसर गिलानी का क्या रोल था। तो अफजल गुरु ने ये कहा था कि हाँ, वो जो 5 लोग आए थे आतंकवादी जिन्होंने हमला किया था पार्लियामेंट पे, उसको अफजल गुरु ने गिलानी से मिलाया था ये कहकर कि मेरे दोस्त हैं और ये बस कुछ दिन यहाँ रहेंगे और सऊदी या दुबई में उनको नौकरी करने के लिए जाना है। तो उसका ये कहना था कि उसे मैंने सच नहीं बताया था और ना ही ये बताया था कि ये पार्लियामेंट पे हम कोई हमला करने जा रहे हैं या हमारी कोई प्लानिंग। जो अफजल गुरु का इंटरव्यू में पार्ट है, मैं आपको उसको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। ये मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा था। तो इस पार्ट को फिर कुछ लोगों ने, जो कुछ बड़े जर्नलिस्ट और बाकी जो कुछ ऐसे एक्टिव वो लोग थे, उन्होंने इसको उठा के कोर्ट में एक नोटिस भेज दिया था जिस पे मुझे सम्मन आया। फिर मैं कोर्ट के अंदर गया और मैंने गवाही दी थी और उन्होंने पूछा था कि ये इंटरव्यू में जब बोला तो आपने क्या किया। तो मैंने पूरा बाकायदा अदालत के अंदर वो टीवी रखा गया था और वो मैं टेप लेकर गया और वो इंटरव्यू चला और वहाँ पे करीब वो जज ने पूरा इंटरव्यू सुना और फिर मुझसे बाकायदा पहली बार मेरा भी एक्सपीरियंस था कि वो कुरान पे हाथ रख के कसम खिलाएंगे जो कहूँगा सच कहूँगा। तो उस इंटरव्यू के बाद अदालत ने जितने भी सवाल पूछे मैंने सब बताया और बाद में अफजल गुरु के इस बयान पे शायद एक बड़ी वजह बनी थी जिसमें गिलानी को रिहाई मिली थी, क्योंकि अफजल गुरु ने कहा था कि इसे कुछ जानकारी नहीं थी। अब अफजल गुरु को ने क्यों किया ये सब, मैंने अफजल गुरु से जाहिर सी ये सवाल किया था। तो उसने अपनी एक कहानी सुनाई थी। उसने कहा कि जब वो कश्मीर में था तो उसके एक भाई को बड़ा आर्मी वालों ने टॉर्चर किया था, बीएसएफ ने, और फिर तब से उसका थोड़ा मन ख़राब हो गया था। फिर उसने कहा कि वो अपना कुछ बिज़नेस करता था और कुछ जवान और वो उसके पीछे पड़ गए क्योंकि उसका भाई का नाम थोड़ा सा कहीं टेररिज्म से जुड़ा हुआ था। तो वो उसको तंग करने लगे और उसको मारा पीटा और उसका एक बार पैर भी तोड़ दिया था। तो उसने कहा कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ गया था। तो मैंने कहा ऐसा बहुत सारा गुस्सा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगोगे, आप आतंकवादी बन जाओगे। तो उसने कहा कि इसी बीच मौका मिला मुझे पाकिस्तान जाने का और वहाँ पे कुछ ऐसे, ये ख़ास तौर पे हाफिज़ सईद जैसे लोग टकराए और मौलाना मसूद अज़हर जो कांधार हाईजैकिंग में जिसको हमने रिहा किया था शर्त के हिसाब से, वहाँ पे उसने इसका ब्रेन वॉश किया। और ये उसने उस इंटरव्यू को आज भी आप देखेंगे पड़ा हुआ होगा यूट्यूब पे और तमाम उस पर। तो उसने कहा कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था कि किस तरीके से ये जिहाद है, ऐसा करना है और ये, और उसके अंदर फिर गुस्सा भी था। फिर उसकी तीसरी ये थी कि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने उसको पैसे भी दिए और कहा कि फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें, ब्रेन वॉश, गुस्सा और माली हालत, उसने कहा कि ये चीज़ों ने उसको टेररिज्म की तरफ धकेला और उसके बाद वो इस चीज़ के लिए तैयार हो गया। हालांकि बाद में उसको इस बात का, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे लगा कि उस वक्त उसको गिल्टी फील हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि पार्लियामेंट पे हमला, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारे लोकतंत्र की दहलीज पर हुआ हमला था। और मैं इस हमले को बहुत बड़े हमले की कैटेगरी में इसलिए भी रखता हूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा कि किसी देश की, मतलब संसद भवन हम लोगों के लिए एक तरह से मंदिर और मस्जिद का दर्जा रखता है, जहाँ से जमहूरियत और लोकतंत्र चलता है। वहाँ अगर आतंक घुस आए तो फिर वो कहीं भी घुस सकता है। मतलब पार्लियामेंट अटैक पे हमला करने का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ वहाँ पे लोगों को मारना, नेताओं को मारना, बंधक बनाना, बल्कि एक मैसेज देना था कि हम हिंदुस्तान की उस जमहूरियत का, जहाँ पे ये लोग राग अलापते हैं, हम वहाँ तक घुस सकते हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं। और टेररिज्म में एक चीज़ ये होती है कि जो वारदात या जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना और दहशत फैलाना नहीं, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे उसकी पब्लिसिटी और हेडलाइन बनना होता है, क्योंकि उसी से उनकी जो दहशत है वो बढ़ती है। तो संसद भवन पर हमला इसीलिए किया गया था ताकि इससे एक मैसेज दुनिया को दे सकें और डराएं। हालांकि हमारी जो दिल्ली पुलिस है उसने वाकई इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था, बहुत अच्छा काम किया था। इसमें अफजल गुरु को फांसी हो चुकी है, गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। शौकत और जो शौकत की बीवी थी खानम, उन दोनों को 10-10 साल की सज़ा हुई थी। वो 10-10 साल की सज़ा काटने के बाद अब कश्मीर वापस चले गए हैं और वो गुमनाम और खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ख़तरा है।
और जो शहीद हुए थे सीआईएसएफ के जवान, उन सबको हम लोग हर साल श्रद्धांजलि देते हैं। और लेकिन वाकई मैं उनको इसलिए भी, मैं उस दिन मौजूद था, मैंने देखा है कि उन लोगों की वजह से बहुत सारे नेताओं की जान बची थी, तो उनको भी बहुत सारी श्रद्धांजलि। तो कुल मिलाकर ये जो संसद का हमला था, ये लश्कर और जैश, अच्छा ये इसमें एक खास चीज़ भी आएगी, लश्कर अलग संगठन है और जैश अलग है, दोनों अलग अलग वारदात करते हैं, दोनों अलग अलग प्लानिंग करते हैं। पार्लियामेंट अटैक पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसमें लश्कर और जैश ने एक साथ हाथ मिलाया था और दोनों एक साथ आए थे। शायद उसकी नज़र में ये था कि ये बड़ा टारगेट है, बड़ा अटैक है, तो इसलिए ये, लेकिन पहली बार दोनों साथ आए थे और इत्तेफाक से आज भी दोनों पाकिस्तान में हैं, खुलेआम रह रहे हैं। हाफिज़ सईद तो चुनाव में मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा, जबकि जो जैश है उसका नेता लगातार हाफिज़ को भी मदद करता रहा है। अब ये कहानी आपको सुनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान में अब परिवर्तन हुआ, पाकिस्तान से ये साजिश यहाँ तक हिंदुस्तान के संसद तक पहुँची थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के शक्ल में नया प्रधानमंत्री आया, ये चीज़ें रुकें, आतंकवाद की खेप वहाँ से आना बंद हो और ख़ुद पाकिस्तान सुधरे, उसकी माली हालत सुधरे, उसके लोग खुश रहें, उसके लोग कर्ज़ों से ऊपर उठें और वो भी खुशहाल रहें और पड़ोसियों को भी खुशहाल रहने दें। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की जो पूरी कहानी आपको सुनाई है वो समझ में आ गई होगी कि ये कहानी एक्चुअली थी क्या और इसकी साजिश कहाँ पे रची गई थी। तो पूरे पाकिस्तान में, अच्छा उसके बाद आपने देखा होगा 26/11 हुआ, उसके भी पाकिस्तान में रची गई थी साजिश। लेकिन संसद भवन की साजिश पहली साजिश थी जो पाकिस्तान में 2 संगठनों ने मिलकर रची थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस दिन एक चीज़ कहते हैं बार बार, जो इससे जांच से जुड़े हुए थे उसमें बहुत सारे हमारे बाद में दोस्त भी बने। और मेरे अपने करियर में पार्लियामेंट अटैक एक बहुत बड़ा मतलब इंसिडेंट था जिसको मैंने कवर किया था, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था टीवी में उस वक्त। टीवी ज्वाइन किए हुए शायद मुझे साल भर भी नहीं हुए थे और उससे पहले मैं प्रिंट में था, तो टीवी की बारीकियाँ, तकनीकियाँ, ये सब मुझे उतनी ज़्यादा आती नहीं थी। लेकिन सोर्स न्यूज़पेपर में था, इसलिए मुझे सारी खबर मिल रही थी। और वो जो खबर थी कि जिस कार में, एम्बेसडर कार में ये 5 आतंकवादी अंदर गए थे, अमजद, आफ्ताब, ये सारे, अगर वो कार, उसमें करीब 25 से 30 किलो RDX था, जिसको एक रिमोट से वो किया गया था, लेकिन उसकी तार टूट गया था एक्सीडेंट में। तो अगर वो तार ना टूटा होता और अगर वो ब्लास्ट कर देते कार को, तो शायद आधा पार्लियामेंट उड़ चुका होता। ये जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी, और जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची थी उसने भी जब देखा। लेकिन ये खुशनसीबी थी कि गाड़ी टकराई और वो तार टूट गया और उसके बाद वो ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ये खबर जो कि इससे हम सब ये मान रहे थे कि अंदर कार में आतंकवादी के, उनके पास AK-47 है, हैंड ग्रेनेड है और उसी से वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन करीब 2-2:30 बजे, मुझे आज भी ये कभी भूलूंगा नहीं, जो मेरा सोर्स का नाम नहीं लूँगा दिल्ली पुलिस के, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आके ये खबर दी थी और इसको मैंने तब आज तक पे ब्रेक किया था। और इस खबर को ब्रेक करने के बाद उस दिन मैंने पहली बार, मुझे लगा था कि हाँ, इस पूरे पार्लियामेंट अटैक पे कोई एक बड़ी खबर थी जो मैंने ब्रेक की। उसके बाद तो खैर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई, बहुत सारे, अगर लगातार अगले 3 दिन तक, 3-4 दिन तक हम लोग पार्लियामेंट पे ही थे। उसके बाद फिर पार्लियामेंट से हटके स्पेशल सेल का दफ्तर है लोधी कॉलोनी में, अगले 10-12 दिन तक मैं वहीं था, क्योंकि अफजल गुरु और तमाम लोगों को वहीं पे रखा गया था। तो स्पेशल सेल की पूछताछ होती थी, हमारा डेरा वहीं होता था, OB वैन वहीं खड़ी होती थी। सुबह वहाँ पे पहुँचना और रात को वहाँ से निकलना, बस 2 ही काम था वो अगले 15-20 दिन तक, जब तक कि फिर सारी कड़ियाँ नहीं खुल गई, सारी कहानियाँ नहीं सुना दी गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ। लेकिन आज भी, हाँ, उसके बाद जब ये 15-20 दिन हो गए, तब हमने फिर अफजल गुरु का इंटरव्यू किया और वो शायद फिर क्लोज था पूरा चैप्टर, क्योंकि अफजल गुरु ने खुलकर वो सारी बातें बताई थी। और अफजल गुरु का वो इंटरव्यू आज भी आप लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, आज तक के वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। आप पार्लियामेंट अटैक अफजल गुरु इंटरव्यू करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो उसमें उसकी पूरी कहानी जो है वो आपको मिलेगी। सर, कपिल चैम्प बोल रहे हैं कि जब इंडिया की राजनीति कमजोर होती है तो पाकिस्तान का जुमला बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के चुनाव में लड़ती है। कहाँ तक आपको लगता है सही है? कपिल चैम्प, मैं आपसे 110% सहमत हूँ। ये लेकिन आधा और सुधार दूँ कि हमारे जब कोई मुद्दा होता है तो हम उससे, मतलब बहुत सारे इशू हमारे अपने घर के अंदर के उठते हैं, तो उससे हम आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम पड़ोसी की तरफ मुद्दा घुमा देते हैं। पर सेम यही पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान में जब चीज़ें होती हैं ख़राब, माली हालत ख़राब, सब कुछ ख़राब है, लोग सड़क पे उतर आते हैं बिजली पानी को लेके, तो वो भी क्या करते हैं कि वो हिंदुस्तान, कश्मीर, कश्मीर की आज़ादी, ये करके घुमा देते हैं। तो ये हमेशा होता रहा है, आप देखेंगे। तो ये सियासत है, राजनीति है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर राजनीति से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। हम लोग असल में क्राइम के लोग हैं, तो जो होता है, जैसे होता है, वही आप लोगों को बता देते हैं। बाकी राजनीति के जो एक्सपर्ट, पंडित और सारे मौलाना हैं, वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को आपको बता पाएंगे। सर, एक सैफुल्लाह खान है जो
शायद पाकिस्तान से हैं। वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि आपके लिए जो आतंकवादी हैं वो हमारे लिए भी दुश्मन है। सैफुल्ला साहब, आपका शुक्रिया। पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने बात कही कि आपके लिए जो आतंकवादी हैं वो हमारे लिए भी दुश्मन है, ये लाइनें बहुत अच्छी हैं। और ये इसलिए भी कि मेरे नज़र में हर इंसान की सोच यही होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर किसी एक के लिए बुरा है तो वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर एक आदमी किसी एक का कत्ल करता है, वो कातिल है, तो आपके लिए मसीहा नहीं हो सकता, जब तक कि क्राइम की कैटेगरी में वो चीज़ें नहीं आती हैं। हम इसको अब आज़ादी और इन चीज़ों से न जोड़ें। हम सिंपल सा एक चीज़ देखें कि आपको मैं नहीं जानता और मैं बिना सोचे समझे किसी एक चीज़ मुद्दे पे आऊँ और आपको मार दूँ, तो मैं कहीं से इंसान नहीं हूँ। सेम वैसा आपका मेरे साथ है। तो जो आतंकवादी हैं, वो जब ये बड़ा एक अच्छी वो चीज़ है कि ये जो बम और बारूद होता है ना, इसकी आंखों पे पट्टी बंधा होता है। ये जब फटता है तो ये नहीं देखता है कि किसके ऊपर फट रहा है और किसके लिए फट रहा है। तो जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और किसको मारने जा रहा है उसे यही पता नहीं, तो वो सही नहीं हो सकता। सही तभी हो सकता है जब कोई भी काम आप दुनिया में देखभाल करके हम सोच के करते हैं। तो आतंक न किसी मज़हब का नाम है और आतंक न किसी का दोस्त है, न किसी का सगा हो सकता है। ये हर एक के लिए बुरा ही हो सकता है। सर, एक है कि फैज़ान अहमद वो बोलते हैं हमारी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी क्राइम बढ़ता है। फैज़ान, जहाँ तक क्राइम की बात है कि हमारे देश में हालत अच्छी नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि क्राइम को लेकर वाकई हम सबको सोचने की बात है, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते से और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी शर्मनाक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और स्टोरी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं जिसके बारे में शायद बात भी नहीं करनी चाहिए। कि ऐसी ऐसी बालिका गिरा से खबरें आ रही हैं, मुजफ्फरपुर से कहानी शुरू होती है, देवरिया पहुँचती है, उसके बाद फिर हरदोई में आज कहानी सामने आती है, और पता नहीं अभी कहाँ कहाँ से खुलासे हों। इसके अलावा जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मर्डर है, एक्सीडेंट है ना, रेप है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं और ये वाकई चीज़ें सोचने की बात है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कानून सख्त हो। फिर बहुत सारा चीज़ समाज पे भी दारोमदार है इसका कि लोग सोचें कि कैसे इससे बचा जाए, लोग भी जागरूक हों। हर चीज़ सरकार और पुलिस पे छोड़ना भी मेरी नज़र में सही नहीं है, लेकिन हाँ, क्राइम रोकना प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की है, पुलिस की है, तो उनको इस बारे में कदम उठाना चाहिए। सर, एक दर्शक है हमारे, वो बोल रहे हैं कि जैसे मोदी सरकार एक तरफ विरोध करती है, दूसरी तरफ मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम से पाकिस्तान को सपोर्ट भी करती है, उनके बिजनेस करती है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? मोदी जी एक तरफ सपोर्ट करते हैं और एक तरफ विरोध भी करते हैं। देखिए, ये भी अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल था, ये भी एक सियासत और राजनीति का हिस्सा है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि कई चीज़ें होती हैं, आप नाप तोल के जब राजनीति में होते हैं तो आपको हर कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान में ऐसी अभी कोई चीज़ें बदलती हैं तो मुझे लगता है कि उसमें आपको बाकी का पता नहीं मानेंगे, पर मेरी नज़र में वो शायद नरेंद्र मोदी पॉजिटिव हों, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड लीडर बनना, वर्ल्ड लीडर की छवि बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप पड़ोस से शुरू करें। आप दुनिया को सुधारने चलें और पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और पड़ोसी को आप नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर आप वर्ल्ड लीडर की कैटेगरी में नहीं आते। तो महानता तब होती है जब आप कहते हैं देखो, पड़ोसी के साथ रिश्ते किसी ने नहीं सुधारे, इन्होंने सुधार दिए, फिर आप आगे बढ़ो, फिर बाकी देशों के साथ दोस्ती करें, तो वो चीज़ें होती हैं। सर, सरूर सैफी शाह ने बोले कि जैसे अफजल गुरु में इंटरव्यू जो कहा गया था, सेम चीज़ कुलभूषण जाधव ने भी कही है, तो इंडियन मीडिया बहुत करप्टेड है और मेरे को समझ में नहीं आता सब कैसे मीडिया इंडियन मीडिया। क्या नाम बताया था? सरूर सैफी शाह। शाहरुख सैफी शाह। आपका ये है कि कुलभूषण का भी ऐसे ही एक इंटरव्यू आया था और इंडिया में आपने कहा अफजल गुरु का भी। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। वहाँ पे भी कस्टडी में उसका इंटरव्यू था और यहाँ पे अफजल गुरु का भी इंटरव्यू कस्टडी में था। और मैं आपको बताऊँ कि जिस कमरे में मैं इंटरव्यू ले रहा था वहाँ पे ACP राजबीर बैठे हुए थे और साथ में एक और था असिस्टेंट, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अफजल गुरु को लाकर बैठाया गया था और फिर सारे सवाल जो मैंने पूछना शुरू किए उसके जवाब दिए जा रहे थे। और ये मेरे मन में था कि क्या कहीं पहले से कोई तैयारी करके तो नहीं कहा गया या टॉर्चर करके कि ये तुमको हर चीज़ पे यही बोलना है और तोते की तरह बोलना है। तो ये हम लोगों को आइडिया हो जाता, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे क्राइम में जब लॉकअप में, खासतौर पर दिल्ली में तो नहीं होता, लेकिन यूपी बिहार में अगर मैं करूँ तो जब लॉकअप में छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो उससे जो भी पूछो तो वही एकदम रट्टा मार बोलता है जो पुलिस उसको सिखाती है, क्योंकि वो डरता है कि फिर ये चले जाएंगे रिपोर्टर तो पीछे में मार खाएंगे। तो इसलिए मैंने शुरुआत के सवाल के बाद बहुत सारे वो सवाल थे जो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये मैं पूछूंगा, और वो चीज़ें हुई। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया के ऊपर एलिगेशन की आप बात करें, मैं ये कह सकता हूँ कि आप मीडिया पूरी तरह से आप कहें कि बेईमान है तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और आप ये कहें कि मीडिया में बेईमानी नहीं है तो भी मैं शायद सहमत नहीं हूँ। दोनों चीज़ें हैं।
लेकिन हाँ, चूँकि वो इंटरव्यू का ज़िम्मेदार मैंने लिया, और मुझे लगता है उसके बाद मैं कई बार कोर्ट में अफ़ज़ल गुरु से मिला हूँ पेशी के दौरान, और अफ़ज़ल गुरु को भी पता है कि उसके इंटरव्यू को दिखाया गया और उसमें क्या-क्या था, और अफ़ज़ल गुरु ने लेकिन कभी शिकायत नहीं की। मैं कई बार मेरी जब मुलाकात हुई तो कभी भी शिकायत नहीं की कि आपने इसको ऐसे किया, आपने वैसे किया। बल्कि मैंने पूछा भी था कि जो आपने कहा वही दिखाया या हमने कुछ इसमें अपनी तरफ से किया है? तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है चूँकि इस इंटरव्यू में मैं शामिल हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक तो 15 दिन की कोशिश के बाद ये इंटरव्यू मिला था, और हम लोग लगातार उसके पीछे थे, और कि इसमें कोई किसी तरह की साजिश होगी या कोई झूठी कहानी टाइप की बात होगी, ऐसा नहीं था। हाँ, एक चीज़ मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि उस इंटरव्यू के लिए जब अफ़ज़ल गुरु को कमरे में लाया गया, उससे पहले अफ़ज़ल गुरु के साथ क्या हुआ, क्या उसको पुलिस ने कुछ सिखाया, पढ़ाया, समझाया, इस बारे में चूँकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था और मैं जानता नहीं हूँ, इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे, वो मैं नहीं कह सकता। सर एक सवाल है कि अफजल गुरु एक इतना बड़ा टेररिस्ट बन चुका था पार्लियामेंट अटैक के बाद, सारे जर्नलिस्टों को एक परमिशन नहीं दी गई थी उसका इंटरव्यू लेने के लिए, आपको कैसे लगा? नहीं, मैं अकेला नहीं था। अफ़ज़ल गुरु का इंटरव्यू जो है कुल 3 लोगों को मिला था उस वक़्त, और उसकी एक वजह ये थी कि जब अफ़ज़ल गुरु को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से मैंने आपको बताया कि मैं लगातार पहले 3 दिन पार्लियामेंट हाउस की इर्द-गिर्द ही सुबह से रात तक डेरा डाले रहता था। उसके बाद लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल के दफ़्तर के बाहर सुबह पहुँच जाता था और रात तक वहीं रहता था। और हम लगातार ये कह रहे थे कि हमें मतलब इंटरव्यू या बाइट मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये मामला बहुत बड़ा था, और इसमें ये भी फैक्ट है कि ये दिल्ली पुलिस की अपने बलबूते की बात नहीं थी कि वो तय करती कि इंटरव्यू देना है या दिलवाना है। और दूसरा ये भी आपको बताऊं कि पुलिस कस्टडी में जनरली इंटरव्यू होता नहीं है, क्योंकि अब तो खैर और भी वो हो गया है, ये एक थोड़ा सा कानून के उसमें आ जाता है। जैसे छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, एक टीआईपी परेड होती है कि शिनाख्त करवानी है, तो अगर आपको ने पहले ही टीवी पे दिखा दिया तो आप कोर्ट में उसकी क्या परेड करा के शिनाख्त कराएँगे, क्योंकि चेहरा तो सबने देख लिया है। तो और फिर पुलिस हिरासत में इंटरव्यू, ये बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक़्त चूँकि ये हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा हमला था, तो कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फैसला किया कि जो अफ़ज़ल गुरु ने अपना मतलब जो बयान दिया पुलिस को, जो कहानी सुनाई, तो शायद पुलिस की कहानी पे लोग कम बिलीव करें, और मीडिया अगर उसको डायरेक्ट इंटरव्यू उसका करके सुनाए तो ज़्यादा बिलीव करें। और दूसरा मुझे लगता है उसकी एक वजह और ये भी थी कि पाकिस्तान तक ये सच्चाई पहुँचे कि देखो, तुम जो कहते हो हमारा कोई हाथ नहीं है, और ये बंदा बता रहा है कि इसमें सारा साजिश आप ही की ज़मीन पे तैयार हुई है। तो ये 2-3 वजह थी जिसकी वजह से उस वक्त सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसने दिल्ली पुलिस को हरी झंडी दी, और फिर दिल्ली पुलिस ने जब को कहा गया कि हाँ ये ठीक है इंटरव्यू हो सकता है, तो उसने, अब हम लोग वहाँ पे रहते थे तो इसलिए हमें मौका मिला, तो कुल मिला के राहुल ओझा है, वो पूछ रहे हैं कि सर क्या आप अफजल गुरु को निर्दोष मानते हैं? राहुल ओझा का है कि क्या मैं अफ़ज़ल गुरु को निर्दोष मानता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं। अगर मैं जो इंटरव्यू किया और जिस तरीके से मैंने बात की और जिस तरीके के सवाल हैं, उसमें हर जगह पे अफ़ज़ल गुरु ने कहीं, जैसे बड़ा बेसिक है, उसने प्रोफ़ेसर गिलानी के बारे में कहा कि हाँ उसे नहीं मालूम था, और ये 5 जो मैंने लड़कों को मिलाया था, ये मैंने बताया था कि ये हमारे दोस्त आए हैं, पड़ोसी हैं कश्मीर से, और ये दुबई नौकरी करने जा रहे हैं, 2-4 दिन दिल्ली में रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन उसने पूरे इंटरव्यू में अपने बारे में एक बार भी, एक जगह भी ये नहीं कहा। अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई दबाव, तनाव कुछ था या पुलिस का डर खौफ था, तो वो आप गिलानी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलता, वो कह देता कि हाँ गिलानी भी शामिल है। तो अपने बारे में उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता हूँ, मुझे फंसा दिया गया, मुझे दिल्ली पुलिस ने फंसाया, बल्कि उसने पूरी कहानी बताई। न सिर्फ ये, मैं तो डीपली जाकर जब उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, और तब उसने बताया कि कैसे उसका ब्रेन वॉश हुआ और उसने क्या क्या किया, और फिर वो लेकर आया, उसने तारीख, डेट, सबूत, प्रूफ सब कुछ दिए। तो जब वो उसने खुद एक्सेप्ट किया है तो उस पर सवाल ही नहीं है कि मैं ये मानूं कि अफ़ज़ल गुरु बेकसूर था या बेगुनाह था। सर एक सवाल और है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी कड़वाहट है, ये कड़वाहट कब खत्म और कैसे खत्म हो सकती है? एक सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान में इतनी कड़वाहट है, ये कैसे और कब ख़त्म होगी? बड़ा मुश्किल सवाल है, और शायद मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। इसका भी जवाब आपको राजनीतिक पंडित या फिर दोनों मुल्कों की जो सरकार है वो बेहतर दे सकती है। मेरी शायद इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी कम है और राजनीति समझता भी कम हूँ। सर एक सवाल है आज़ाद अहमद रहने का कि वो 15 साल से ऑर्डर का शो देख रहे हैं, उन्होंने कहना है कि गजब शो है, लेकिन सर बैकग्राउंड की आवाज़ बदल गया है, अब उनकी आवाज़ शायद न्यूज़ 18 में लग गई है, उनकी आवाज़ भी अच्छी। कौन?
एजाज अहमद रानी। अच्छा एजाज़ अहमद साहब, थैंक यू, आपने लिखा और आपने ये कहा 15 साल से वादा देख रहे हैं। अच्छा है, आप देखते रहें। और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात आप कर रहे हैं, वक्त के साथ कई चीज़ें बदलनी चाहिए, वरना क्या होता है कि वक्त आपको बदल के रख देता है। तो इसलिए हमारे शायद प्रोफेसर ने कहा म्यूज़िक बेकार है तो बदल दिया। सर एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान को लेकर विश्व दो गुटों में बटा है, जहां एक और उसे सहायता बंद करने का डर दिखाया जाता है और दूसरी ओर उसकी मदद की जाती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को लेकर दुनिया दो धड़ों में बट गई है। इतना बड़ा ये पाकिस्तान मेरी नज़र में बहुत दुनिया के लिए मायने भी नहीं रखता है। उसकी वजह यह है कि एक पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, और जब हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें और बाकी करें तो ये इशू और लड़ाई झगड़ा इस रीजन में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, न कि हम यूरोप और दूसरी तरह की बात है जिन्हें कोई लेना देना नहीं। बस हाँ, एक ही है कि न्यूक्लियर, चूँकि न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो, तो कुछ ये रहता है कि अगर उसने और कुछ नहीं किया तो न्यूक के फार्मूला और ये न्यूक ही किसी ऐसे कंट्री को बेच डाला या दे दिया जिससे दुनिया को ख़तरा हो सकता है, वो तक तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाए, इसका कोई मतलब मुझे नहीं लगता। सर एक सौम्यदीप आचार्य हैं, वो बोला शम्स भाई सवाल ये है कि मेरा कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो अफजल गुरु का गुणगान करते हैं, एक इतने बड़े टेररिस्ट मास्टरमाइंड का आपकी नज़र में क्या ये कैलकुलेटेड क्राइम नहीं है? सौम्य जी, आपका सवाल है कि ये जेएनयू के स्टूडेंट जो हैं वो अफजल गुरु का गुणगान करते हैं। मुझे याद है कि आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो साल 2 साल पहले सारी चीज़ें हुई थी और जहाँ से कन्हैया कुमार एक नेता के तौर पे भी स्टूडेंट से अचानक नेता के तौर पे उभर आए थे। देखिए, क्राइम रिपोर्टर की सबसे खूबसूरती है कि क्राइम रिपोर्टर में या तो ये कातिल है या बेकसूर है, तीसरी कोई लाइन नहीं है। यहाँ पे राजनीति की तरह और बाकी जगह बीच की कोई लाइन नहीं होती। या तो आप हैं गुनहगार और या आप बेकसूर हैं। तो उसी के हिसाब से जो चीज़ क्राइम के कैटेगरी में आती है उसको हम कहीं से भी, हम बुरे को अच्छा कह ही नहीं सकते। एक शख्स जिसको फांसी दी गई और वो भी संसद पे हमले के इल्ज़ाम में, उसको किसी कैंपस में अगर उसके नाम पे कुछ लड़के नारे लगाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं से भी कानून के दायरे में सही और फिट नहीं बैठ सकता। तो जो आपकी राय है वही मेरी राय है, मैं इसको कहीं से भी सही नहीं ठहरा सकता। सर एक सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान में हर आदमी ये नहीं चाहता कि इंडिया या पाकिस्तान के बीच में जंग हो या आतंकवाद फैले। दोनों मुल्कों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अमन और भाईचारा रहे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से और कुछ नेताओं की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। इस सिचुएशन में हम आम आदमी क्या करें? शायद ये सर पाकिस्तान से एक सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो कभी जंग नहीं चाहते, लेकिन नेता जो हैं वो इस जगह तक, इस मकाम तक हम लोगों को ले जाते हैं। मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, 100%। मैं जानता हूँ, मैं क्रिकेट की अगर बात करूँ, मदन लाल, कपिल देव और अजहरुद्दीन, इवन सौरव गांगुली जब आए उन सब से बात हुई थी, तो ये सब पाकिस्तान में का दौरा करके हैं और इनका कहना है कि वहाँ की जो मेहमान नवाजी है, मतलब ये अगर वहाँ शॉपिंग करने जाते थे तो वहाँ पे दुकानदार पैसे तक नहीं लेते थे, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर से ले लेते थे, इंडियन से नहीं लेते थे। वो ख़ास प्यार करते थे। अगर फ़ोन करने गए तो वो फ़ोन के भी उस वक्त एसटीडी वेसटीडी थे, वो उसके भी नहीं लेते थे। और इनका कहना है कि वहाँ हर प्लेयर, हर लोग मेहमान नवाजी, घर पे दावत देते थे, सारी चीज़ें, और उन्हें कभी फील नहीं हुआ। सेम पाकिस्तानियों का जब हिंदुस्तान आते हैं तो उन्हें यही, मेरे बहुत सारे पंजाब में दोस्त रहते हैं और वो पंजाब से पाकिस्तानी आते हैं, तो वो बताते वहाँ से जाने के बाद इतनी तारीफ़ करते हैं हिंदुस्तान और उन लोगों की। तो आम लोग देखिए, कभी भी जो हमारे आप जैसे आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जिनका घर परिवार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो हमेशा ही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, कूल हो, शांति हो, ताकि हम अच्छे से जिएँ, अच्छे माहौल में हमारे बच्चे जिएँ, हमारे आस पड़ोसी जिएँ और सब अच्छे रहें। तो ये हर एक आम इंसान की ख्वाहिश होती है, बहुत छोटी सी। सियासत जब इस ख्वाहिश में अपना हमला करता है तो फिर चीज़ें बदलती जाती है। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग अपना फ़ायदा देखते हैं सियासत चमकाने के लिए। तो ऐसे लोग ज़ाहिर सी बात है नहीं चाहेंगे कि कुछ शांति की चीज़ें हों। जैसे पाकिस्तान की आर्मी इसलिए वज़न में रहती है क्योंकि उसकी आर्मी का ये पाकिस्तानियों को उन्होंने दिखा रखा, देखो हम कश्मीर को लेकर कितना लड़ रहे हैं और हम एक दिन कश्मीर तुमको ला के देंगे। अब लोग बेचारे उनकी बात मान लेते हैं और उसके बाद उसी के नाम पे वो खुराफात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, अगर यही चीज़ें शांति हो जाए तो सब खुशहाल रहें, तरक्की भी हो, रोज़गार भी हो, हम बाकी यूरोप की कंट्री जैसे हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएं। लेकिन ध्यान कहीं और ले जाएगी। हमारी जो ताकत, जो पैसे हैं, इतना पैसा जो स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी पे लगना चाहिए, वो मालूम हुआ है कि टैंकर पे लग रहा है, वो बॉम्ब पे लग रहा है, वो गन पे लग रहा है, वो जंग के सामान जुटाने में लग रहा है। तो हम कहाँ तरक्की करेंगे? सर एक कविता चौहान है,
सर एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ ड्यूरिंग क्राइम रिपोर्टिंग जब आपको लगा आज बुरे फंसे हम नहीं निकल पाएंगे, आगे कौन पीछे खाई एंड हाउ ही केम आउट ऑफ इट? आगे कुआं पीछे ये मैंने आगे कौन पीछे खाई? अच्छा, कविता चौहान ये जर्सी से हैं। क्या हाल है कविता जी? कल भी मैंने सुनाया था ये कि इन्होंने सवाल पूछा कि कहीं आपको कभी लगा कि कभी आप ऐसा फंस गए हो, आगे खाए पीछे कुआं बचा नहीं। मैंने कल ये किस्सा सुनाया था कि मैं मौसूल में ये फंसा था जब आईएसआई के कुछ लोग जो हम लोगों को बस किडनैप करने वाले थे, और तब मुझे लगा था कि अब शायद मैं कभी इंडिया वापस नहीं लौटूंगा। फिर मुझे वारदात भी बहुत याद आ रहा था, बल्कि ये भी सोच रहा था कि अब मेरी खबर वारदात में चलेगी, और फिर ये भी सोच रहा था कि ये कितने दिन चलेगी, और बल्कि मजाक नहीं, बाद में ये भी सोचा कि पता नहीं जो मेरी खबर चलेगी इसकी टीआरपी कितनी आएगी। तो ये मोमेंट था जिस वक्त किडनैप होते होते बचे थे, और वो वाकई था। अगले कुछ मिनट तक तो ये था कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब फिर लगा ज़िंदगी कितनी अच्छी चीज़ है, और ना अपनी फैमिली से मिल पाएंगे, ना दोस्तों से मिल पाएंगे, ना ऑफिस में जा पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ घूम गई थी, और एक ही दुआ थी कि बस यहाँ से किसी तरह बचूं। तो अगर बच गया तो इंडिया फ़ौरन भाग जाऊंगा और हम लोग रुकेंगे नहीं इराक में। लेकिन जब बच गए, आधे घंटे के बाद नॉर्मल हुए, तो फिर हम लोगों की पहली लाइन यही थी कि चलो अब शूट पे चलते हैं, और फिर हमने शूट भी किया। सर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं डॉक्टर ईशान भारद्वाज, वो बोल रहा है शम्स सर once again thanks for a worthy crime तक hour. My team was happy to listen and gain information regarding valuable topic. इन्हें बहुत खुश है एक ऐसे मुद्दे को जानकर इनकी और डॉक्टर ईशान, थैंक यू आपका। डॉक्टर ईशान साहब, मैंने कल आपका मेल भी आया था, और थैंक यू, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। और मैंने आपसे कल कहा था आपसे हम लोग बात करेंगे, तो आपने जो मेल किया, अगर आप अपना नंबर देंगे तो मैं अपने वादे के मुताबिक न सिर्फ आपको लाइव लूँगा, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा, और आपके साथियों से भी बात करने की कोशिश करूँगा, और आपके जो भी सवाल होंगे वो भी लेंगे। और बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और क्राइम तक के लिए जो भी आपके इतने अनमोल लफ्ज़ शब्द हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया आपके लिए डॉक्टर ईशान साहब। सर एक सवाल है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों से चीन पर कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते और चीन का क्या है ना, बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग बात करते हैं। मेरा मानना है कि चीन बड़ा फ़ायदा उठाता है, वो बहुत चालाक और चतुर टाइप का है। वो उलझा के रख देता है इधर, और ख़ुद अपना, आप देखिए चीन तरक्की करता रहता है, उसके सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर उसे ये भी पता है कि उसका कॉम्पिटिटर हिंदुस्तान ही है, तो हिंदुस्तान को कहीं उलझा के रखो तो कहाँ रखो, तो पाकिस्तान के साथ उलझा के रख दो। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन चीन की चालाकियाँ अपनी जगह है। हमें अपनी सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान उसके लिए एक पॉलिटिकल वो है कि पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रखता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को होती है। लेकिन उसके ज़रिए ये कि हमें उलझा के रख दे, और हम अपनी जो तरक्की का रास्ता है उसी से हम पलट जाएँ, और हम कुछ बेवकूफ़ी की चीज़ों में ही उलझे रहें। सर एक कौशल कुमार है, वो बोल रहे हैं इस तरह की खबरें क्राइम रिलेटेड आपको मानसिक रूप से परेशान करती हैं या आपको रात में नींद आती है? कौशल जी, कई ऐसी खबरें होती हैं जो बहुत बेचैन कर देती हैं। ये मैं भी इंसान हूँ, आप ही की तरह बिल्कुल नॉर्मल, और चूँकि ये मेरा पैशन है क्राइम रिपोर्टिंग, और मेरा पेशा भी है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसी खबरें होती हैं जो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देती हैं। जैसे मैं आपको, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे केस हुए जब मैं कई बार सोया नहीं हूँ, या कई चीज़ें आंखों के आगे घूमती रहती हैं। भाई एक चीज़ है जो मैं हमेशा, मतलब जब कोई इस तरह का सवाल करता है, तो पता नहीं वही कहानी मेरे जहन में आ जाती है कि दिल्ली के लाल कुआं इलाके में एक बार एक केमिकल का शॉप था, और वो शॉप की चौड़ाई इतनी होगी जितनी इस टीवी से लेके यहाँ तक मैं बैठा हुआ बस, और उसके अंदर कई ड्रम रखे हुए थे। तो अचानक उसमें आग लग जाती है, और उस आग का गोला जो है वो करीब 10 मीटर आगे निकलता है, और उस 10 मीटर में वो इलाका लाल कुआं का था, पुरानी दिल्ली का। तो वो गोला इतनी तेज़ी से आगे निकलता है कि उस चपेट में गोले के जो भी आता है वो मारा जाता है। तो करीब करीब 30 से ज़्यादा लोग उस गोले के चपेट में आए थे, और वो मारे गए। उनमें कई स्कूल से छुट्टी हुई थी उसी वक्त, दोपहर का ये इंसिडेंट है। और कुछ लोग रिक्शे पे जा रहे थे, पुरानी दिल्ली में ट्रैवल रिक्शे पे ही लोग करते हैं, जगह बहुत कम है, कंजेस्टेड है। तो उस आग के गोले ने उन 30-40 लोगों को एक साथ अपने लपेटे में ले लिया। जो जहाँ जैसा था वो वैसे ही बैठा रहा, और जल के बिल्कुल मर गया। उन लोगों की लाशें दिल्ली गेट पे एक हॉस्पिटल है सरकारी, इरविन हॉस्पिटल, वहाँ पे ला के रखा गया, और बिल्कुल बॉडी सब जली हुई थी एकदम। ऐसा लग रहा था जैसे मट्टी का खिलौना हो, काले रंग का। तो वो किसी का शक्ल और ये कुछ पहचान नहीं आ रही थी। आप मतलब कद काठी से पहचान सकते थे, या किसी के हाथ में कोई अंगूठी खास हो तो उससे,
किसी के दांत अगर कुछ बने हुए हैं वैसे उससे, किसी की कान की बाली से, जो ऐसी चीज़ें जो मेटल की थी और जो बच गई थी। तो मुझे सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको कि रात का वक्त था, करीब 8:30-9 बज रहे थे, मैं उसी मॉर्चरी में था, इस हॉस्पिटल के, इरविन हॉस्पिटल के दिल्ली गेट पे है ये। तो एक शख्स आता है बड़ा रोते हुए, और वो चूँकि हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, तो वो कहता है कि मेरा बच्चा कहीं से नहीं मिल रहा और मुझे लोगों ने यहाँ भेज दिया, तो मुझे बच्चा ढूंढना है। अब वो उस वक्त जैसे ही वो अंदर आता और वो सारी बॉडी ऐसे पड़ी हुई एक के ऊपर एक, लेकिन पहचाने का कैसे, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि शक्ल और कुछ बचा ही नहीं था देखने के लिए। उसी वक्त लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो मॉर्चरी में अंधेरा हो गया, तो वो अचानक फिर वो कहता है किसी के पास माचिस, लाइटर, तो कुछ लोग लाइटर निकालते हैं, जलाते हैं। वो उसी लाइटर की रोशनी में एक एक बॉडी को पलट रहा होता है, इतने में लाइट आ जाती है। जो सबसे इसका अफसोसनाक पहलू ये था कि करीब 30-40 बॉडी थी, और वो सिर्फ अपने उस बच्चे की लाश को ढूंढने के लिए वो हर उस बॉडी को उठा उठा के पलट के अलग अलग कर रहा था। तो वो हर पल कि अगली जो बॉडी इससे हटा के पलट रहे हैं कहीं उसके बच्चे की ना हो, वो जो उस वक्त हुआ था, और जो उसकी आप उसके जो चेहरे पे जो मैं देख रहा था, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाता हूँ और ना शायद भुला पाऊँगा। सर एक सवाल है, बदलते दौर में क्या पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों की उम्मीद रख सकते हैं? चलिए, एक सवाल है कि बदलते दौर में पाकिस्तान से अच्छे संबंधों की उम्मीद रख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमेशा हमें पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो बुराई है, ये आतंक है, खून खराबा है और जंग है, इन सब चीज़ों से कभी किसी का हल नहीं निकला है। हल निकला है तो बातचीत से निकला है और अच्छी चीज़ों से ही निकला है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि निकले। आज अब वारदात का भी वक्त है। सर एक सवाल और। हाँ। सर यश त्रिपाठी हैं हमारे रेगुलर व्यूअर, वो बोल रहे हैं ये तो बताइए मौसूल से निकले कैसे? तब ये भी ध्यान आया होगा कि इंडिया जैसा देश नहीं है क्या? यश त्रिपाठी जी, आपने फिर पकड़ लिया। इनका सवाल है कि मौसूल से निकले कैसे। जब ये इंसिडेंट हो गया था हमें लगा कि अब हम किडनैप हो गए हैं, लेकिन स्पेशल आर्मी की जो फोर्सेस थी वो वहाँ पे सायरन बजाते हुए पहुँच गई। अच्छा, वहाँ जो आर्मी की गाड़ी चलती है वो ऐसे चलती है कि ओपन जीप टाइप होता है और ऊपर में वो एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगा होता है, क्योंकि वहाँ पे लो हाइट में अगर प्लेन जा रहा तो उसे भी मार गिराते हैं ISI के लोग। तो उन्होंने देख लिया, और जो हमारे जो 6 लोग जो पकड़ने वाले थे वो सब पैदल थे, उनके पास शायद गाड़ी नहीं थी या गाड़ी का वेट कर रहे थे, या हो सकता है हम पहले पहुंच गए थे और उन्हें एहसास नहीं था कि ये विदेशी मीडिया पहुंच गया। अच्छा, विदेशी मीडिया पे उनके बड़ी नज़र रहती है, उनको टारगेट करना, मारना, नारंगी रंग के कपड़े पहना के कैमरे पे गला काटना, ये उनका शौक़ है। तो हमारा नसीब खैर अच्छा नहीं, बल्कि शायद सबसे ज़्यादा अच्छा था कि उनके पास गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने जब देखा इराकी फोर्सेज है, उनके पास हथियार है, तो वो भाग गए हमें छोड़ के। तो उसके बाद जब भागे तो हम इराकी फोर्सेस के हवाले थे। उन्होंने 5 मिनट तो हमें इतना डांटा, लेकिन हमें उनकी डांटी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अरबी में डांट रहे थे और मेरी टीम में किसी को अरबी आती नहीं थी और मुझे बहुत टूटी फूटी अरबी आती थी। अब जैसे माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इतना तो समझ में आ जाती है, लेकिन अरबी में पूरी बात जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये समझ में आ गया था, उनके तेवर थे कि हमें डांट रहे हैं, हमारी तारीफ़ तो कर नहीं रहे हैं। फिर बाद में से एक उनका अफसर आया जो अंग्रेज़ी जानता था, फिर उसने अंग्रेज़ी में हम जब बात की तो उसने बताया कि ये इलाका ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं, आपको नहीं आना चाहिए था, बताना चाहिए था, तमाम चीज़ें। खैर फिर थोड़ी दोस्ती हो गई। फिर वो हमें अपनी गाड़ी में अपने सिक्योरिटी के साथ अपने बेस तक ले गया, कैंप तक। फिर वहाँ उसने हमें खाना खिलाया, नॉर्मल किया। और मुझे आज भी याद है कि उस एक अफसर ने मुझे एक तावीज़ भी दी। वो इराक में ज़्यादातर शिया और सुन्नी होते थे, वो शिया एक अफसर था, और उसने ये तावीज़ ये कह के दिया था कि अब तुम्हारी ये ऊपर वाला हिफाजत करेगा। वो तावीज़ मैंने अपनी एक टीम में तंसीम हैदर है उसको दिया, मैंने कहा जाओ अब तुम्हारी हिफाजत होगी। तो वो अच्छा लगा, लेकिन फिर कुल मिलाकर वो जो आर्मी स्पेशल फोर्सेस थी वो हमें लेकर आई और उसी की वजह से बचे थे। और हाँ, आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई, सब कुछ किया। 2 चीज़ें, एक तो क्राइम तक जो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कब तक विक्रांत गुप्ता से अपील करवाता रहूँगा, आप भी बताइए। तो ऐसा ना करें, आप सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए क्राइम तक, और अपने जितने जानने वाले लोग हैं उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। जैसे डॉक्टर ईशान को देखिए, जिनका आया था कि उन्होंने जिस तरीके से सब्सक्राइब किया और कराया। तो मैं ये चाहता हूँ, अच्छा इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, आप लोगों बहुत सारे को ये गलतफहमी ना हो, ये बिल्कुल फ्री में है और बहुत सारी चीज़ें आपको सारी फ्री में ही मिलेंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम जानने और उस वाले लोगों से भी कराइए। और सिर्फ सब्सक्राइब इसलिए मत कीजिए कि मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छी बातें
सुनने को मिलती हैं, आपके जो जानकारी है वो मैं पूरी कर पाता हूँ, आपके जो सवाल हैं या हमारी जो पूरी टीम है अलग अलग जो वीडियोज़ स्टोरीज़ आपको दिखाती है वो आपके काम की है, तो कीजिए। क्योंकि यहाँ एक दो चीज़ें मैं आपसे कहूँगा कि कभी मैं गंदगी आपको यहाँ नहीं दिखाऊँगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं सेंसेशनलिज्म नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस तरह की चीज़ें जिससे ऐसी खबरें जो जिसको मतलब बढ़ा चढ़ा कर करना नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में क्राइम एक बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है। क्राइम की हर खबर के साथ एक दर्द छुपा होता है, तो उसके साथ मतलब आप तमाशा करना या उसको ग्लोराइज वो करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी ये सीरियस सब्जेक्ट है और हमें उसको सीरियसनेस की इसकी बरकरार रखना चाहिए, और उसको बरकरार रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपको बता सकूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग क्राइम तक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करें, और अपने सुझाव सवाल जो भी हो आप डांटे वाटेंगे तो भी चलेगा जहाँ पे गलती करें, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और ये मत समझिएगा कि हम लोग कुछ अलग हैं। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी आप जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं और हम सब नॉर्मल इंसान हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज वारदात में अफसोसनाक खबर वही है जो मुजफ्फरपुर से कहानी शुरू होती है, फिर देवरिया पहुंचती है, फिर हरदोई पहुंचती है। तो मैंने कुछ अलग पहले एंकर में कुछ अलग कहने की कोशिश की है, पहले पैकेज में कुछ अलग कहने की कोशिश की है, क्योंकि कहानियाँ तो आप सुबह से सुन रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आज एक गुस्सा था मन में, तो मैंने कहा कि कुछ अलग लिखूं। तो अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कल ज़रूर बताइएगा और अपने रिस्पांस भी दीजिएगा। तो वारदात 11 बजे, अब से बस 50-55 मिनट के बाद ज़रूर देखिए, अपनी राय दीजिए। और दूसरा, क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यूँ ही आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे रहिए।